नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम आर पार। 9 जून को मोदी सरकार 3.0 का आगाज हो गया है व्यूअर्स। सूत्रों के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर आ गई है, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही सियासी एक्शन जोरदार हो गया है। बैठक पर बैठक हो रही है, मंथन पर मंथन चल रहा है। एनडीए से लेकर विपक्षी गठबंधन तक हर तरफ सियासी हलचल बहुत तेज है। और इसी बीच खबर यह भी आ रही है कि एनडीए के साथियों ने नई सरकार में अपनी डिमांड वाली लिस्ट भी सामने रख दी है। नीतीश कुमार के दिल में क्या है, चंद्रबाबू नायडू क्या चाह रहे हैं, जेडीएस को नई सरकार में कितनी बड़ी हिस्सेदारी चाहिए, इसका पूरा इनसाइड खाका मेरे पास है। यानी इनसाइड स्टोरी मैं आप तक लेकर आया हूं, क्योंकि विपक्षी दल बार बार ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार के लिए तीसरा टर्म आसान नहीं होगा। ये विपक्ष कह रहा है, लेकिन एनडीए के साथियों का कहना है कि हम पूरी मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमने चुनाव से पहले ही उनके साथ अलायंस कर लिया था। हमारा विश्वास मोदी में है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब गठबंधन के तौर पर एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल चुका है, तो बार बार नई सरकार पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर तथ्यों और तर्कों के साथ होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, जिसकी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी। चुनावी नतीजों के बाद इन दो चेहरों पर सबकी नजर टिकी है, इसलिए इनकी पार्टी की तरफ से मजबूत समर्थन का दावा भी है और मोल भाव की चर्चा भी खूब हो रही है। हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, ये हमारी इच्छा जरूर है। यूसीसी पेचीदा विषय है, सभी को साथ लेकर, सभी को विश्वास में लेकर, सभी से चर्चा करके इस विषय को तलाश करना। सूत्रों का दावा है कि जेडीयू 4 सांसद पर 1 मंत्री पद वाला फार्मूला लेकर चल रही है। इस हिसाब से जेडीयू रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय पर नजर टिकाकर बैठी है, लेकिन पार्टी का सबसे ज्यादा जोर रेल मंत्रालय पर है। तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 2 विकल्पों पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक विकल्प 1 में टीडीपी लोकसभा स्पीकर और एनडीए संयोजक पद के साथ सरकार को बाहर से समर्थन पर विचार कर रही है, और विकल्प 2 के तहत स्पीकर नहीं मिलने पर एनडीए संयोजक और कुछ अहम मंत्रालय वाला फार्मूला अपनाया जा सकता है। मोदी जी का तो कोई अनुभव है नहीं, समस्याएं निश्चित रूप पर उनके लिए बढ़ेंगे। उनको 180 डिग्री टर्न अगर वो नहीं ले सकते हैं तो समस्याएं बढ़ेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नई सरकार पर गठबंधन का दबाव रहने वाला है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। एक तरफ डिमांड वाली लिस्ट की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए के घटक दल कह रहे हैं कि हम मोदी के साथ हैं। नई सरकार से पहले नायडू की मांग, विकल्प 1 लोकसभा स्पीकर, एनडीए का संयोजक पद, सरकार को बाहर से समर्थन की बात है। यह सूत्रों का दावा है। विकल्प 2 स्पीकर नहीं मिलने पर एनडीए संयोजक और कुछ अहम मंत्रालय, कुछ मंत्रालय तो मिलेंगे ही, संयोजक पद भी मिल सकता है। नीतीश कुमार के दिल में क्या है, रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। कुमारस्वामी की डिमांड क्या है, बेटे को कृषि मंत्रालय, दामाद को स्वास्थ्य मंत्रालय। सूत्रों का दावा है क्या बीजेपी का रुख क्या है, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय। इन पर कोई समझौता भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। ये जो मंत्रालय हैं, ये सबसे अहम मंत्रालय होते हैं सरकार के अंदर। बड़ा सवाल, क्या नई सरकार में सहयोगियों को साथ पाएंगे नरेंद्र मोदी? ये आज का बड़ा सवाल है। क्या नई सरकार में सहयोगियों को साथ पाएंगे नरेंद्र मोदी? ये बड़ा सवाल है। सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ हैं, राजीव रंजन मेरे साथ हैं, ज्योत्सना है मेरे साथ टीडीपी की, मेरे साथ सुनील यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के विवेक श्रीवास्तव है। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, कंगना रनौत बीजेपी की सांसद है, उनको चाटा पड़ा है, उनको थप्पड़ मारा गया है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे सीएसएफ जवान द्वारा। थप्पड़ कांड पर कंगना रनौत ने अपना बयान भी दे दिया है कि मेरे साथ बदसलूकी हुई है, लेकिन मैं सुरक्षित हूं। यह वाकई बहुत निंदनीय है जो कंगना रनौत के साथ हुआ है। किसी सुरक्षा कर्मी को कोई ऐसा अधिकार नहीं है वो किसी पर इस तरह से थप्पड़ मारे, वो भी सिक्योरिटी चेक के दौरान। यह बहुत गलत है और मुझे लगता है कि
कुल मिलाकर हर पॉलिटिकल पार्टी को इसकी निंदा करनी चाहिए। मौजूदा में बीजेपी की सांसद है और जानी मानी अभिनेत्री है कंगना रनौत। बीजेपी सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की घटना बिल्कुल सामान्य नहीं है। सीएसएफ जवान का काम है कि वो प्रोटेक्शन दे, वो सिक्योरिटी चेक करे, लेकिन थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं है सिक्योरिटी चेक के दौरान। हालांकि वर्जन किसका क्या है, लेकिन इसमें वायरल तस्वीर जो दिखाई दे रही है उसमें एक महिला सुरक्षाकर्मी बहुत कुछ कहती हुई सुनाई दे रही है। उनको कंगना रनौत पसंद नहीं होंगी, उनके किसी बयान पर आपत्ति होगी तो उनके पास जी एक बड़ा अपडेट है। कंगना थप्पड़ कांड पर एक बहुत बड़ी खबर है। आरोपी महिला जवान को हिरासत में ले लिया गया है। इस समय की बड़ी खबर है, आरोपी महिला सीएसएफ जवान को हिरासत में ले लिया गया है। इस समय की और सस्पेंड भी कर दिया गया है और बिल्कुल जायज किया गया है अगर यह फैसला किया गया है। कंगना रनौत थप्पड़ कांड में यह बड़ा अपडेट है। इस समय मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, सुनील यादव है, मैं उनका रुख कर सकता हूं। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भी है। मैं आपके पास आता हूं पहले राजीव रंजन, जिस तरह से सीएसएफ जवान ने चेकिंग के दौरान कंगना रनौत को थप्पड़ मारा, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है राजीव रंजन? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सिटिंग। देखिए निसंदेह ये निंदनीय घटना है। इसकी कठोरतम शब्दों में मैं भर्त्सना करता हूँ। पूरे प्रकरण की निसंदेह जांच होनी चाहिए, लेकिन प्रथम दृष्टया जो कार्रवाई की गई है उससे बिल्कुल साफ हो गया है कि अधिकारी इस कार्रवाई से संतुष्ट थे और उन्हें ऐसा लगा कि महिला सुरक्षाकर्मी के द्वारा एक बड़ी गलती हुई है, उनसे अपराध हुआ है और तब ये कार्रवाई हुई है। इसीलिए ये कहीं ना कहीं एक माननीय सांसद का, एक महिला का, चूँकि महिला ने ही किया है ये एक अलग प्रश्न है, लेकिन अगर उन्होंने अभद्रता की है तो ये एक कर्मी की अभद्रता है और उन्हें इस कार्य के लिए वेतन सरकार नहीं देती है। उन्हें जो कार्य दिया गया है उसका बेहतर तरीके से निर्वहन उनकी जिम्मेदारी थी, जो उन्होंने पूरा नहीं किया। जी, मैं सीधा रुख करता हूं अब विवेक श्रीवास्तव का। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपके पास आता हूं। जब एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला हुआ है तो बार बार इंडिया अलायंस ये क्यों कह रहा है कि सरकार हम भी बना सकते हैं, सरकार हम भी बना सकते हैं? नीतीश कुमार स्पष्ट कर चुके हैं, चंद्रबाबू नायडू स्पष्ट कर चुके हैं, चिराग पासवान स्पष्ट कर चुके हैं कि मोदी हमारे नेता थे, हैं और आगे भी रहेंगे। जी देखिए, दो चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा, मुझे पेशेंटली सुना जाए। पहली चीज़, जब चुनाव लड़ा गया था तो मोदी सरकार शब्द था, एनडीए सरकार नहीं था। भाजपा सरकार शब्द था, एनडीए नहीं था। और मोदी की गारंटी शब्द था, एनडीए की गारंटी शब्द नहीं था। और 240 सीटें जब आपकी आई है, संख्या बल अलग चीज़ है, मॉरल डिफीट आपकी हुई है। अयोध्या, रामेश्वरम, नासिक और मैं ऐसे 4 और तीर्थस्थल आपको गिरा सकता हूं जहां पे हिंदू समाज ने भाजपा को हराया है। वाराणसी की विक्ट्री भी प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से इतनी बड़ी विक्ट्री नहीं है। और जिन 2 घटक दलों पे ये डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सूत्रों से मैं भी आपको बता सकता हूं, मोदी जी की स्वेरिंग इन नहीं होने जा रही है। ये आप मुझसे लिख लीजिए, मैं मैच्योरली बात करने वाला आदमी हूं। तेलुगु देशम पार्टी जहां पहले सरकार में सम्मिलित हो रही थी, उनके डिफरेंसेस आए, 8 तारीख की स्वेरिंग इनको 9 किया गया और अब बाहर से समर्थन की बात आई है। नीतीश बाबू का क्या स्टैंड है ये अभी और आगे पता चलेगा। नीतीश बाबू का स्टैंड तो आपको ज्यादा पता होगा कि राजीव रंजन को ज्यादा पता होगा? एक सेकंड, मुझे राजीव रंजन को 20 सेकंड ले लीजिए। बिल्कुल राजीव रंजन, जी राजीव रंजन एक बात को आप स्पष्ट कर दीजिए, नीतीश बाबू का स्टैंड क्या है फ्रॉम हॉर्सेस माउथ? देखिए, सबसे पहले जिस प्रीपोल अलायंस को 292 सीटें मिली हैं, उसके अस्थायित्व को लेकर इतनी आशंकाएं इनके मन में क्यों है? एक तरफ लोकतंत्र की बात आप करते हैं, जनादेश की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जनादेश का सम्मान भी आप नहीं कर रहे हैं। आप बार बार खुलेआम टीवी चैनल्स पर टीडीपी और जेडीयू का नाम लेकर आप ये कहते हैं कि ये लोग हमारे साथ आ जाएंगे। मैं समझता हूँ ये अनैतिक है। नहीं, मैंने और ऐसा नहीं कहा। ये सवाल आप पर इसलिए ज्यादा अभी आपने बोला, आपने बोला आपकी बात नहीं कही विवेक जी, अभी आपने बोला राजीव रंजन के सामने आपने ये कहा है, मैंने ये कहा है कि इनका समर्थन मोदी सरकार को फाइनली नहीं होगा। ये हमारे भी सूत्र हैं और आप भी पेशेंटली पत्रकार हैं, हमारे भी सूत्र हैं। अग्निवीर के बारे में राजीव रंजन क्या कहेंगे? अब क्या उसके खिलाफ उसको हटाने की मांग
इनके अपने पार्टी के एमएलए की आज भी है या नहीं? राजीव कास्ट रंजन सेंसस को पे अपनी क्या बात को कहेंगे? रखने दीजिए। क्या वो डिमांड जेडीयू के एमएलए की है या नहीं? मैं हाँ, रखें आपने जो भी बातें कही, जी देखिए आप जी यूपीए को भी आप देख चुके हैं, उसके पहले अटल जी के अलायंस को भी, एनडीए को भी देख चुके हैं, और अटल जी के उस दौर में नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस भी था। आज अग्निवीर का सवाल है, कल धारा 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसे कई सवाल थे जो उस समय हमारे प्रतिबद्धता के सवाल थे, लेकिन वो सरकार 5 साल चली और बाजाप्ता जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में सवाल आते थे उन पर विमर्श होता था, जिस पर सबकी सहमति होती थी वो लागू होता था, जिस पर सबकी सहमति नहीं होती थी उसको ठंडे बस्ते में डाला जाता था। मतलब अगर मोटे लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये बातें कही गई। अब देखिए यूसीसी को लेकर के, यूसीसी के खिलाफ हम लोग इन प्रिंसिपल नहीं हैं, हमने बस इतना कहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक बार विश्वास में लेना चाहिए, उनकी राय को भी समझना चाहिए। जी जी, तो निसंदेह, और ये आज का स्टैंड नहीं है, ये बात उन्होंने नीतीश कुमार जी ने बतौर मुख्यमंत्री लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन को भी उन्होंने पत्र में लिखा था। अब अग्निवीर योजना का सवाल, हमने योजना के सवाल पर कहा है इसकी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा का अर्थ इसे खत्म कर देने की बात हमने नहीं ओके, दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने कहा इसके अंदर अगर खामियां हैं, जी, सुधांशु त्रिवेदी का भी मुझे एरोप करना है, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी, दूर किया जाना चाहिए। जी, ये विपक्ष इतना उतावला क्यों हो रहा है सरकार बनाने को लेकर? आप देखिए, वो उतावले हो रहे हैं या बावले हो रहे हैं, ये तो जनता को सोचना चाहिए। विवेक जी अभी बड़ा प्रवचन दे रहे थे नैतिक हार में। पूछना चाहता हूं विवेक जी, एलडीएफ लेफ्ट फ्रंट एक ही जगह सरकार में है केरल में, कितनी सीटें जीती एलडीएफ ने? 17 जीती यूडीएफ ने, और आपके ना चाहते हुए बीजेपी 1 सीट जीत गई। आपको पता केरल में कितना वोट मिला हमें? 16.8%। और नैतिक हार हमारी हो गई। कितनी सीटें मिली हैं वेस्ट बंगाल में? 2 ही जगह तो हुआ करता था लेफ्ट का गढ़। अब आप बताइए, नहीं, इसका बीजेपी नंबर 1 की नेशनल सरकार पार्टी बनाने से मुझे समझ में नहीं आया। 240 सीटें और 37%। सर अपने टर्म में बोलिए, आप ये उचित नहीं है कि आप अपने टर्म का इंतजार करिए ताकि दर्शकों के साथ न्याय रिलेशन समझ नहीं आया, तो आपकी बात भी सुन सके हमारी। नहीं सर, आपका लॉजिक क्या है वो तो एक्सप्लेन कर दें। मैं वही कह रहा हूं, रिलेशन क्या? आपकी जहां सरकार है वहां की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया और आप पूछ रहे हैं मॉरल अथॉरिटी हमारी। मैं पूरी बात बताना चाहता हूं, पूरी बात सरकार के 240 से क्या रिलेशन है? नेशनल पार्टी सबसे बड़ी। भाई बीच में मत बोलिए, तरीका ठीक नहीं है विवेक जी, आपकी बहुत गलत आदत है ये। हमेशा आप बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। आई हैव आस्क्ड यू वेरी डिसेंटली अ क्वेश्चन। विवेक, ठीक, मैं भी सकता हूं ना, उत्तर नहीं है, आपने फिर इररेशनल बातें मत करो। आप केरल के 2 सीटों का रिजल्ट का तुम्हारे 240 से क्या रिलेशन है? हाँ, मैं बड़ी डिसेंटली आपसे मैंने सवाल पूछा। सुनो मेरे भाई, चिल्लाओ मत। मैंने आपसे बड़ी डिसेंटली पूछा, मेरा पूरा सेंटेंस होने दो। मैंने नहीं चिल्लाया। विवेक, विवेक, मैं इनके बोलने में एकदम शांत बैठा हुआ था। विवेक जी, आप बोले, राजीव रंजन बोले, वो आपके बीच में नहीं बोले, उनको 40 सेकंड तो दीजिए अपनी बात को रखने का। सुधांशु त्रिवेदी, मैं क्यों? कोई किसी का मैं नहीं बोलता, विवेक श्रीवास्तव हमेशा बीच में बोलने लगते हैं। लिमिट होती है किसी बात में, हमेशा बदतमीजी करना, बीच में चिल्लाने लगना। मेरा सेंटेंस पूरा होने दीजिए तब आपको समझ में आएगा। अब मैं बताता हूं, बीजेपी नंबर 1 की नेशनल पार्टी 240 सीटें 37% वोट। कांग्रेस नंबर 2 की नेशनल पार्टी थी 99 सीटें 21% वोट। तीसरे नंबर की नेशनल पार्टी लेफ्ट मानिए, बताओ कितनी सीटें कितने परसेंट वोट? कितनी सीटें कितने परसेंट वोट? और आके प्रवचन देने लगे नैतिक हार हो गई और फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। चुनाव पूर्व गठबंधन में 292 सीटें आई, ये पहली बार है। और हम 292 एक दूसरे के साथ लड़के आए। ये 232 में सुनिए, यूडीएफ और एलडीएफ एक दूसरे के खिलाफ लड़े 20 सीटों पे। 42 सीटें पश्चिम बंगाल की, जहां ममता कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़े। 13 सीटें पंजाब की, जहां एक दूसरे के खिलाफ लड़े। यानी 20 और 13 33 और 42। भाई साहब 65 सीटों पे आप एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए, जिसमें आपने 49 सीटें जीती हैं। तो 232 में आपकी 50 सीटें एक दूसरे के खिलाफ लड़ी हुई हैं। हमारी 292 में 292 एक साथ लड़ी हुई हैं। इसलिए जब आप ये कहें तो देखिए, शाउटिंग मत करिए, चीखे चिल्लाइए नहीं, दूसरे बिल्कुल को लॉजिकल बात अब नैतिक आधार आपका बिल्कुल साफ हो गया। जी, बिल्कुल लॉजिकल बात करनी चाहिए। अयोध्या फैजाबाद की भी बात हुई, इसके अलावा रामेश्वरम की भी बात हुई। मैं उस विषय पर आऊंगा, लेकिन मेरे साथ किशोरी लाल शर्मा इस समय है, जो कि अमेठी से चुनाव जीत कर आए हैं।
स्मृति ईरानी को उन्होंने चुनाव को हराया है। किशोरी लाल जी, आपका अभिनंदन है। पहले तो आपको शुभकामनाएं, आपकी एक बड़ी जीत हुई। थैंक यू जी किशोरी लाल जी, मेरा प्रश्न है कि आखिरकार क्यों आपको लगता है कि आप जीत गए? एक ऐसी बाजी जो थोड़ी कठिन थी, लेकिन आप आसानी से जीते। नहीं, ये क्वेश्चन क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सवाल यही है कि आखिरकार आप जीत कैसे गए? एक बाजी जो कहने को कठिन थी, लेकिन आप आसानी से जीत गए। इतनी बड़ी जीत आपकी क्यों हुई और कैसे जनता ने जिताया मेरे को, ये जनता ने जिताया मेरे को अमेठी की जी। और आपको क्यों लगता है कि जनता ने आसान बनाई मेरी जीत जी? और क्यों आपको लगता है कि इंडिया अलायंस को उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मैंडेट मिला? अयोध्या तक में इंडिया अलायंस जीत गया, कारण क्या रहा इसका? क्योंकि वोट का डिवीज़न नहीं हुआ। अगर वोट का डिवीज़न नहीं हुआ तो उसका नेचुरली कि हमको फ़ायदा मिला उसका। लेकिन देखिए, वोट का डिवीजन तो पिछली बार भी कहा जा रहा था सपा बसपा का बेजोड़ अलायंस है, लेकिन तब भी बीजेपी 64 सीटें जीत कर आ गई थी। लेकिन इस बार आपको एक फैक्टर क्या लगता है कि जिसकी वजह से वो जीत हुई? क्योंकि इस बार राम मंदिर भी बना था, एक राम लहर की भी बात हो रही थी। वोट का बिखराव नहीं हुआ। दूसरा, जो आपने बीजेपी ने भगवान राम को एक इलेक्शन का मुद्दा बना दिया। भगवान राम तो राधे हैं, सबके हैं, मेरे भी हैं, तो वो इलेक्शन का वस्तु नहीं है भगवान राम। तो लोगों ने समझा इस चीज़ को कि बीजेपी भगवान राम को चुनावी वस्तु बना रही है। भगवान राम सबके हैं, हिंदुस्तान के कण कण में बसे हुए हैं जी। और आपको लोग समझ गए इस चीज़ को जो। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ से यानी आपके अलायंस की तरफ से कुछ नेताओं ने प्रभु राम पर, राम मंदिर पर सवाल भी उठाए, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की हार हो गई। क्या आपको लगता है कि हिंदू वोट भी डिवाइड हुआ और मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हुआ, जो कि चुनावी भी विश्लेषक अनुमान लगा रहे हैं? नहीं भैया, ऐसा सुनिए, ये जो है ना, आप सवाल मेरे मुंह में डाल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लोगों ने समझ लिया इस चाल को कि भैया ये भगवान राम को, क्योंकि ये क्या कह रहे थे, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। राम को ही लाने की वस्तु है। राम थे, हैं और रहेंगे जी। लेकिन देखिए, क्या ये बात सही बीजेपी वाले कर रहे थे कि हम जो भगवान को लाए हैं हम उनको लाएंगे? भगवान को कोई लाने वाला पैदा हुआ है अभी तक? राहुल गांधी जी रायबरेली से लड़े और आप अमेठी से लड़े। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने आपको एक बड़ा मौका दिया? अगर वो भी अमेठी से लड़ते तो चुनाव जीत सकते थे, इसका मतलब? ये तो पार्टी का फैसला था। जो पार्टी का फैसला हुआ मैंने भी उसका पालन किया। राहुल जी के लिए जो पार्टी ने फैसला किया, राहुल जी ने उसका पालन किया। तो किशोरी लाल जी, जब आपकी अनाउंसमेंट हुई, आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैंने पहला आपका रिएक्शन देखा। आपको शायद जानकारी नहीं थी कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। आपने सवालों को अवॉइड किया। आप थोड़ा शॉक थे कि आपको चुनाव लड़ने को बोला गया है? आपके लिए सरप्राइज थी बात? नहीं, देखिए, मैं 40 साल से उस क्षेत्र में काम करता हूँ जी, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और मैं सारे चुनाव, राजीव जी का एक चुनाव छोड़ दीजिए 81 का, उसके बाद फैमिली के सारे चुनाव तकरीबन मैंने लड़ाए हैं। राहुल जी को 2012 तक मैं राहुल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी देखता था। तो उसके बाद मैं नेशनल सेक्रेटरी बना ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, और तकरीबन सारे चुनाव मैंने ही लड़ाए हैं वहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अहम दिन पर अपनी बात को रखने के लिए। मैं रुक कर सकता हूं बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। तो सुधांशु त्रिवेदी, एक सवाल उठाया कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद ने कि आप राम को लाने की बात कर रहे थे, और विवेक जी ने भी इसी बात को बोला। मैंने सपा के भी कुछ नेताओं को इस बयान को देते हुए सुना, अयोध्या हार गई भारतीय जनता पार्टी। इसके मायने क्या है? और मैंने दूसरी तरफ आपके नेताओं को और कुछ साधु संतों को यह कहते हुए सुना कि अयोध्या की जनता ने 550 साल बाद जो राम मंदिर बना उसकी भी मर्यादा नहीं रखी। ये साधु संत कह रहे हैं।
देखिए, अयोध्या हारना निश्चित रूप से भावनात्मक दृष्टि से बहुत चुभने वाला है और इसके बहुत सारे टेक अवे हैं। सिंपल नहीं है, सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बना। अयोध्या में जितना डेवलपमेंट हुआ, आनुपातिक दृष्टि से भारत के किसी शहर में पिछले 5 वर्षों में इतनी कायाकल्प नहीं हुआ होगा जितना अयोध्या में हुआ। सड़कें बनी, रेस्टोरेंट बने, दुकानें बनी, एयरपोर्ट बना, रोजगार के इतने अवसर क्रिएट हुए और भव्य राम मंदिर बना। पर यह टेक अवे बताता है, शायद यही कारण है कि 500 साल क्यों लग गए राम मंदिर को बनवाने में। शायद यही भी एक कारण है कि दुनिया में आप कोई ऐसा उदाहरण नहीं देखेंगे कि मक्का में कोई ऐसी पार्टी चुनाव जीत सके जो इस्लाम धर्म की आलोचना करे और वेटिकन में कोई ऐसी पार्टी चुनाव जीत सके जो क्रिश्चियनिटी की आलोचना करे और उसके बाद हंसते हुए, अट्टहास करते हुए, मजाक और व्यंग करते हुए आकर कहे। ये बहुत सारे टेक अवे हैं, ये बहुत सारी बातें सीखने वाली हैं। ओके, सुनील यादव, सारी बातें सोचने पे बात। सुनील यादव जी सुनील यादव, अरे जी एक सेकंड विवेक जी, सुनील यादव जी। अमीश भाई, मैं सुधांशु जी को सुन रहा था। मैं भाजपा के बाकी लोगों में और इनमें थोड़ा सा अंतर मानता हूं। कोई फर्जी संत कह दे अयोध्या के वासियों के बारे में, कोई बीजेपी का नेता कह दे, लेकिन अब सुधांशु जैसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इतना विद्वान आदमी अगर ये कह दे कि गलत किया है अयोध्या के लोगों ने। देखिए, आप सब कुछ करिए अमीश भाई, नहीं, मैंने ये नहीं कहा गलत, आप डेवलपमेंट करिए, ये हमारे लिए झूठ बोलिए, आप फर्जी बात करिए, लेकिन जानते हैं अयोध्या क्यों हारे हैं? केवल 2 कारण हैं। आप भगवान राम से बड़े हो गए। एक तस्वीर आई कि मोदी जी लंबे चौड़े और छोटे कद के राम को उंगली पकड़ करके अयोध्या ला रहे हैं। क्या किसी राम भक्त को समझ में नहीं आती? एक, और दूसरी बात, इनका प्रत्याशी अयोध्या के अंदर यह कह देगा कि 400 पार करा दो, हम संविधान बदल देंगे। इनके अहंकार को पीडीए ने हराया है, माननीय अखिलेश यादव जी ने हराया है और समाजवादी पार्टी ने हराया है। और अब तो समझ जाइए, अब तो जनादेश का सम्मान करिए। और जहां तक सवाल अमीश भाई सरकार का है, तो मुझे लगता है हमसे ज्यादा जानकारी आपके सूत्र बताते होंगे, कौन क्या मांग रहा है, कौन क्या नहीं मांग रहा है, कौन होगा, कौन नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कह दूं कि कम से कम माननीय अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी का और दिल्ली सरकार का एक ऐसा इलाज किया है कि अब उस सरकार में कम से कम भय नहीं होगा, नफरत की बात नहीं होगी, तानाशाही नहीं होगी, अहंकार नहीं होगा, किसानों पर थार नहीं चढ़ेगी, किसान पर गोली नहीं चलेगी। अब तो इनको जाति जनगणना करानी पड़ेगी। अब पिछड़ों का आरक्षण नहीं छीन सकते ये। अब दलितों पिछड़ों का आरक्षण तो बीजेपी छीन भी नहीं रही थी। पिछड़ों का आरक्षण बीजेपी कब छीन रही थी? और जहां तक 400 की बात है, नहीं, ये तो जानकारी नहीं है। नहीं, पर पिछड़ों का आरक्षण कब बीजेपी ने छीना? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर 400 पार की बात थी तो बीजेपी के पास तो 400 ही थे 10 सालों में अपने अलायंस पार्टनर के साथ। अरे आप सुनिए, आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश की खबर नहीं है? अरे उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती, पूरा ओबीसी का आरक्षण खा गई योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जवाब, सुधांशु त्रिवेदी इस बात का जवाब। ओके, लेट सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। और एक बात और लास्ट में कह देखिए, जी कह लीजिए बोलिए सुधांशु, आपकी बारी है। सुनील जी कह लीजिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, देखिए जी। दूसरी बात, मैं केवल एक बात कहूंगा, आप अंक कितने भी जोड़ लीजिए, अब ये जो नई सरकार होगी, इस सरकार को चलाने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ेगा और भ्रष्टाचार छोड़ना पड़ेगा जी, और झूठ छोड़ना पड़ेगा। ये 3 चीजें छोड़नी पड़ेंगी। और मुझे जो जानकारी है वो यही जानकारी है कि बीजेपी और आरएसएस मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं चाहते। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, मतलब बीजेपी और आरएसएस की जानकारी सपा के हेडक्वार्टर में पहले पहुंच रही है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए अभी थोड़ी देर पहले विवेक जी भी अब बहुत जानकारी बता रहे थे कि उनके पास पुष्ट सूत्र है। अब सुनील जी बता रहे हैं कि उनके पास बड़ी जानकारियां हैं। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए चुनाव समाप्त हो गए। अब जो अभी सुनील जी ने कहा, तो कम से कम जैसे बिहार में जातिगत सर्वे हुआ और राहुल गांधी जी ने एलानिया बोला, देखो भैया मैंने कह दिया था
कि जातिगत जनगणना तो बिहार में करानी पड़ेगी। उन्होंने सर्वे जनगणना बोला था, खैर वो अलग बात है। तो जरा तेजस्वी जी से कहलवा दीजिए कि उन्होंने राहुल गांधी के कहने पे किया था कि उन्होंने खुद किया था नीतीश कुमार जी के कहने पे। नंबर 2, कर्नाटक में तो जातिगत सर्वे हुआ पड़ा है, जारी करिए ना, अब तो चुनाव खत्म हो गए। हिमाचल में करवाइए ना, पंजाब में करवाइए, बताइए तेलंगाना में करवाइए। बड़ी गजब की बात है, अगर सर्वे बिहार में हो सकता तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो सकता। दूसरी बात, आपने कहा था खटाखट पैसा आएगा, तो अब तो चुनाव खत्म हो गया, जहां राज्य सरकारें हैं वहां तो खटाखट दिलवाइए ना 8,000 रुपए। सरकार सिर्फ केंद्र की नहीं, राज्य की भी होती ना। अब तो जो कहा था, जी जवाब ले लेते हैं, सुनील यादव से जवाब लेते हैं। लखनऊ, सुनील यादव, एक मिनट पूरी बात कर जी लखनऊ का ये दृश्य आया कि वो कुछ महिलाएं पहुंच गई कांग्रेस हेडक्वार्टर। देखिए वो बिचारी लग रहा था जैसे अशिक्षित महिला, उन्हें यही नहीं पता था कि सरकार आ चुकी है कांग्रेस। ये कुछ वैसा हुआ धोखेधड़ी जैसे पॉन्जी स्कीम वाले करते ना, कि एक फॉर्म भरवा दिया, फला तारीख के बाद आना, मेरा ये काम कर दो और तुम्हें मिल जाएगा। तो मेरे भाई अब कम से कम अपने वादे पूरे करिए। जहां राज्यों में सरकार है वहां कहिए हम इतना अनाज देंगे, हम इतना ये देंगे। या ये सिर्फ चुनाव के लिए था? न पहले दिया था, न राज्य सरकारों में दे रहे हैं, केवल चुनाव के लिए ये किया था। इसलिए अब ईमानदारी से जहां सरकार है वहां मॉडल बना के दिखाइए ना, जैसे हमने गुजरात में मॉडल। लेकिन ये बात तो सच है कि लखनऊ में कुछ मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बहनें वहां पर पहुंची और उन्होंने डिमांड करी कि 1-1 लाख रुपए खटाखट दीजिए। लेकिन आपने जवाब दिया सफाचट अभी नहीं है, दे दीजिए अब उनको 1-1 लाख रुपया। देखिए ऐसा है, अमीश जी जो बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं तो सहमत हूं ना, मैं कहां भाग रहा हूं। समाजवादी पार्टी जो वादा करेगी 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद एक एक वादा पूरा होगा, जाति सर्वे का भी। और जो आज आपका, मैं आपको इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं अमीश भाई, आज जो आपका विषय है ना वो सेकुलर है, वो समाजवादी पार्टी का नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप अच्छा, मतलब नाम भी सेकुलर होते हैं कि क्या जाति जनगणना मतलब नाम भी कार्यक्रमों के सेकुलर होते हैं, ये जानकारी आज मुझे प्राप्त हुई। वो हमारा अभी तक पॉलिटिकल पार्टियां सेकुलर नॉन सेकुलर थी, व्यक्ति सेकुलर नॉन सेकुलर था, लेकिन अब नाम भी सेकुलर होते हैं और नॉन सेकुलर होते हैं। बोलिए सुनील भाई, बोलिए अमीश भाई। आप क्योंकि समाजवाद के बारे में कम पढ़ते हैं, इसलिए आप समाजवाद के बारे में जब पढ़ेंगे तो जान जाएंगे कि पुराना समाजवादियों का नारा है, जिसकी जितनी संख्या। नहीं, मैंने समाजवाद में लोहिया जी को पढ़ा है, बराबरी की नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, समाजवाद को पढ़ना चाहिए। तो लोहिया जी को पढ़ा होता आपने, मैंने लोहिया जी को पढ़ा है। लोहिया जी समाजवाद के तो साथ थे लेकिन परिवारवाद के खिलाफ थे। अगर परिवारवाद के वो साथ थे तो जानकारी दीजिए। पढ़ा होता, नहीं, अगर आप लोहिया जी को पढ़ा होता तो आप उसी दिन प्रधानमंत्री जी को टोकते कि ये कैसी बात कर रहे हैं कि गांधी जी को इससे पहले कोई जानता ही नहीं था। आपने टोका, आपने सवाल किया कि देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, देश के प्रधानमंत्री को जानकारी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी का बड़ा बयान है, गठबंधन सिर्फ दिल्ली में कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अकेली लड़ेगी। और सूत्रों का दावा है, आम आदमी पार्टी का मानना है कि कांग्रेस के साथ लड़कर उन्हें नुकसान हुआ है, दिल्ली में गठबंधन नहीं करेगी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए अब बताइए, जिसे कहावत होती है कि जुम्मे 4 दिन नहीं हुए, यहां तो 2 दिन हुए नहीं कि गठबंधन में पहली दरार सामने आ गई। अब बताइए, ये अगर नहीं करेंगे साथ में, और पंजाब में तो अलग थे, तो अब जो मैंने कहा इंडी गठबंधन की सीट में 4 कम करिए, तो बताओ आम आदमी पार्टी गठबंधन टूट गया तो 4 कम हो गए ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये जो थोथी बयानबाजी की जा रही है यथार्थ के बगैर, उसे तथ्यपरक ढंग से देखना चाहिए। और जो सुनील जी ने कहा, ये नारा जो था समाजवादी सोशलिस्टों का नारा नहीं था, सोशलिस्टों का नारा यह था, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने लेट 60 में नारा दिया था, सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। और यह नारा काशीराम जी का था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। और वो नारा अगर रियल में निभाते हैं तो हम निभाते हैं। पिछड़ों की भिन्न भिन्न जातियों के हमने जितने पिछले 25-30 सालों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाए, मैं कई बार बता चुका हूं, और अगर प्राइम मिनिस्टर को जोड़ लें तो 11 अलग जातियों के। मगर मैं पूछना चाहता हूं,
पिछड़े समाज में कुल मिला के हिंदू समाज में 6000 जातियां मानी जाती हैं। जरा ये 6 जातियों के नाम बता दें जो इनकी पार्टी ने पिछले 30-32 सालों से, जब से ये सत्ता में आते जाते रहे हैं और 16 साल सत्ता में रहे हैं, बता दें कितने लोगों का इन्होंने चलिए अपनी जाति में किसी को मुख्यमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हो। ना ना, कोई ये लोग जातिवादी नहीं है, केवल परिवारवादी हैं। जातिवाद का मुलम्मा देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं ताकि परिवार के हाथ में सत्ता बनी रहे। इसीलिए मैंने कहा कि आज आपकी जहां सरकारें हैं, जहां कमिटमेंट था, वहां तो जातिगत सर्वे करा दीजिए। लेकिन और सुधांशु सारी बातें हैं, देखिए सारी बातें हैं। नहीं, आपने बोला समाजवाद की बात है, लोहियावाद की बात है, सारी बातें हैं, लेकिन हमने देखा कि जातिवाद में विपक्ष तोड़ने में, मतलब चुनाव को जातिवाद की तरफ ले जाने में कामयाब रहा, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर। बेशक भारतीय जनता पार्टी की रिजीम में राम मंदिर बना और एक नारा दिया गया कि अब जाति को छोड़ो और हिंदू बनो, ये बातें कही गई, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ। उसका कुछ असर, एक सेकंड सुनिए यादव, उसका कुछ इंपैक्ट नहीं हुआ है। तो ये बातें तो बेमानी हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में जातिवादी राजनीति हुई है। आप अपने शब्द वापस लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जातिवादी राजनीति हुई है। मैं ये नहीं बोल रहा उत्तर प्रदेश में जातिवादी राजनीति नहीं होती, जातिवादी राजनीति तो होती है। मायावती का मुस्लिम दलित, आपका मुस्लिम करे तो वो राष्ट्रवादी नहीं, कोई भी नहीं। अगर बीजेपी करती है तो बीजेपी पे भी सवाल उठाते हैं सर। हम करें अगर बीजेपी करती है तो उस पर भी सवाल उठाते हैं। पॉइंट ये था, बीजेपी कह रही थी कि हिंदू हिंदुत्व और विपक्ष कह रहा था जातिगत जनसंख्या। गलत बात कर रहे हैं, यही गलत नहीं, सही बात कर रहा हूं मैं। यही हुआ इस चुनाव के अंदर। बीजेपी कह रही थी हिंदू हिंदुत्व और विपक्ष कह रहा था जातिगत जनसंख्या। इसी मोदी सरकार ने, आप बताइए, इसी मोदी सरकार ने 28 कैबिनेट मंत्रियों के पोस्टर लगाए देश भर में कि नहीं ये पिछड़े हैं। इसी मोदी सरकार ने गवर्नर की जांच बताई। सुनील यादव, मैं तो कहता हूं कि जिसका मौका होता है वो करता है, लेकिन इस चुनाव में आपका प्लान क्या था? आपका प्लान क्या था? पिछड़ा पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक? हमारा प्लान नहीं, आपका प्लान क्या ही था? अभी आपने बोला पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। बीजेपी का प्लान क्या था? हिंदू हिंदुत्व हार गया उत्तर प्रदेश के अंदर, पीडीए जीत गया। यही तो हुआ है। नहीं तो पीडीए क्या है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक क्या है? अमीश जी एक लाइन। पिछड़ा, अमीश जी, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, महिला और नहीं, ये तो आप ऐड कर रहे हैं सर। जो आपने बोला था मैं उसी की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने मेरे शब्द नहीं है, ये आप ही के शब्द है जो मैं आपको याद दिला रहा हूं। और देश की जनता भी जानती होगी इसको। मैं एक बात कह रहा हूं, पीडीए जीता, हिंदू हिंदुत्व हार गया कि पीडीए ही हमारा बीजेपी का जो प्लान था। पीडीए ही हमारा भगवान है। और पीडीए ने ओके सुधांशु त्रिवेदी और झूठे लोगों अमीश जी, सफाया उत्तर प्रदेश है। और यही सुनील जी, मैं बोल रहा हूं। सुनील जी, यू मेड योर पॉइंट, आई हैव गिवन यू एनफ टाइम। सुनील भाई खत्म करेगा। सुनील यादव, अच्छी सीटें आई हैं आपकी। सुधांशु त्रिवेदी, जो सुनील जी ने आपसे कहा, मैं सुनील जी की बात का थोड़ा समर्थन करता हूं। आपको भी अपना शब्द वापस लेना चाहिए, क्योंकि जातिवादी कोई राजनीति नहीं थी, परिवारवादी और अल्पसंख्यकवादी राजनीति थी। और यदि वाद शब्द किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में था तो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखित में वाद शब्द था, बहुसंख्यकवाद की राजनीति नहीं चलने देंगे। बताइए, वाद शब्द कौन लाया था मान्यवर? बहुसंख्यकवाद का क्या अर्थ था? और कहीं पर तो जब बात आएगी तो संख्या जिनकी कम है उनकी अच्छी स्थिति होनी चाहिए, कहीं संख्या ज्यादा है उनकी अच्छी स्थिति होनी चाहिए। बड़ी अजीब बात है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, मगर बहुसंख्यकवाद के खिलाफ है। ये कौन सा नाप तोल के है कि संख्या को पहले वोट के तराजू पे तोला जाता है? यहां पर तो बहुत अधिक संख्या वालों का फायदा लेना और यहां पे अधिक संख्या वालों का नुकसान लेना है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं सुनील जी, कोई जातिवादी राजनीति नहीं है, सिर्फ परिवारवादी राजनीति है, भ्रष्टाचारवादी राजनीति है, और जरूरत पड़ने पे आतंकवादी राजनीति भी है कि अगर आतंकवाद का समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सरकार में आतंकवादी धमाके जो हुए थे फैजाबाद, वाराणसी, लखनऊ, उसके भी केसेस विड्रॉ लिए थे। तो आपका और हमारा नजरिया अलग अलग है, मगर मैं आपकी उस बात से सहमत हूं।
जी मेरे साथ टीडीपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन है पट्टाभीराम कोमारेड्डी। मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं। रेड्डी साहब, अभी कुछ देर पहले लेफ्ट के एक बड़े नेता हैं विवेक श्रीवास्तव, उन्होंने हमारे कार्यक्रम में कहा कि टीडीपी किस ओर जाएगी, जेडीयू किस ओर जाएगी इसका पता नहीं है। जेडीयू के नेता राजीव रंजन जी हैं, उन्होंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है। मैं रेड्डी साहब आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप एनडीए के साथ हैं? यू आर विद मोदी और नॉट? अमीश जी, हम पूरी तरह एनडीए में है और एनडीए में रहेंगे जी। इसके ऊपर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह हमारे संबंध पूरी तरह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ये जो भी स्पेकुलेशन दिल्ली में हो रहा है उस स्पेकुलेशन को हम बंद करना चाहते हैं और आज आपके डिबेट के माध्यम से बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। एनडीए में है और ये टीडीपी का, ये पट्टाभीराम कोमारेड्डी, ये टीडीपी का ऑफिशियल बयान है। और रेड्डी साहब एक और बात को क्लैरिफाई कर दीजिए, आपने कुछ डिमांड्स रखी हैं मोदी बीजेपी के आगे कि आपको कोई मंत्री पद चाहिए, आपको कुछ और ल्यूक्रेटिव पोस्ट चाहिए, इज दैट ट्रू? अमीश भाई, हमारा डिमांड कोई पोर्टफोलियो के ऊपर या मंत्री पद के ऊपर नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही डिमांड है, वो आंध्र प्रदेश राज्य में जो नुकसान हुआ है पिछले 5 सालों में जगन रेड्डी के सरकार के वजह से, उसके दौरान वी नीड दैट एक्स्ट्रा सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड सेंट्रल गवर्नमेंट से और मोदी जी से। ठीक है, मैं अभी पूछ लेता हूं। हमको ओके, विवेक कुछ पूछ रहा है, विवेक कुछ पूछ रहे हैं, लेफ्ट के नेता कुछ पूछ रहे हैं। ओके रेड्डी साहब, होल्ड फॉर अ मिनट। ओके, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ये बड़ा न्यूज ब्रेक है इस समय न्यूज 18 पर आर पार में। ये बहुत बड़ा न्यूज ब्रेक है कि कोई डिमांड नहीं रखी गई है, टीडीपी ने कोई डिमांड नहीं रखी है, सिर्फ स्पेशल स्टेटस की डिमांड है आंध्र प्रदेश के लिए, जिसको बीजेपी भी अपने घोषणा पत्र में आंध्र प्रदेश के प्रॉमिस कर चुकी है कि सेंटर में जब हम स्टेट में होंगे तो हम स्पेशल स्टेटस देंगे। बहुत बड़ी बात है ये। ओके, विवेक श्रीवास्तव, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आउटसाइड सपोर्ट की बात आप कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव। मिस्टर रेड्डी विल ओके, हिंदी में विवेक, विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है मिस्टर रेड्डी। मेरे 2 प्रश्न हैं। एक मिनट सर प्लीज एक बात सुनिए। नहीं, एक मिनट सर, कुछ क्लियर करना मेरी चाहता बात सुन हूं। लीजिए। हमारा डिमांड, आप सरकार को, हमारा डिमांड सिर्फ मैं डिमांड नहीं मांग रहा सर, आप सरकार के सम्मिलित होंगे या बाहर से समर्थन देंगे? आंध्र प्रदेश राज्य के जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो बहुत अच्छी बात है, मुद्दे हैं, बहुत अच्छी बात है सर, ये तो बहुत अच्छा कह रहे हैं आप। सिर्फ स्पेशल स्टेटस नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सिर्फ स्पेशल स्टेटस नहीं है। हमको पोलवरम प्रोजेक्ट चाहिए, हमको अमरावती कैपिटल चाहिए, हमको वाइजैक में रेलवे जोन चाहिए। बिल्कुल, आप अपनी सारी डिमांड आर पार पे रख रहे हैं। अब डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो पहुंचाएंगे जगत प्रकाश नड्डा, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ जी तक, वो पहुंचाएंगे आपकी डिमांड्स को। लेकिन विवेक श्रीवास्तव, ये शगुफा आप कहां से लेके आए कि आउटसाइड सपोर्ट कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव? ये मतलब आपको बीजेपी और आरएसएस के बारे में भी पता है, आपको टीडीपी और जेडीयू के बारे में भी पता है? नहीं, सुन लीजिए, मुझे 10 सेकंड सुन लीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, 240 की एक संख्या बल है। मैं एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट पूछ रहा हूं, एज अ लेफ्ट लीडर नहीं पूछ रहा किसी से। अरे आप लेफ्ट लीडर हैं या ये श्रीमान जी दे दें सर, अब कोई बात नहीं, लेकिन अब 2 घटक दल अगर आपको बाहर से समर्थन कर रहे हैं, जिनका समर्थन बहुत ज्यादा टॉप सीटर भी है, क्या ये आपके अपने संगठन के लिए अच्छा है? क्या आरएसएस और बीजेपी जो के बड़े संगठन हैं, कमाल की बात है, लेकिन वो बड़े संगठन हैं, 206 सीटें कांग्रेस की 2009 के अंदर देश को मिलेगी, वो कांग्रेस के लिए अच्छा था। 140 सीटें, 145 सीटें कांग्रेस की, वो कांग्रेस के लिए अच्छा था। 2004 के अंदर 1991 में कांग्रेस की 230 सीटें, वो कांग्रेस के लिए अच्छा था। 5 साल सरकार चली, कमाल की बात है। आप चाहते हैं कि इस देश के अंदर दोबारा चुनाव हो जाए? क्या चाहते हैं आप? सर 240 सीटों के साथ मोदी सरकार ना बनाए, बीजेपी की सरकार ना बने। प्राइम मिनिस्टर कभी भी टीम में नहीं काम किया, प्राइम मिनिस्टर ने कभी टीम में नहीं काम किया, नाइदर एज प्राइम मिनिस्टर नॉर एज चीफ मिनिस्टर। उनकी एरोगेंस को सब जानते हैं पॉलिटिकली, सब जानते हैं टीडीपी, जेडीयू, इज ही द राइट कैंडिडेट? दैट्स माय पॉइंट। राजीव रंजन, यू थिंक टीडीपी की कोई डिमांड नहीं है?
एज अ जर्नलिस्ट अमीश जी, क्या टीडीपी की कोई डिमांड नहीं है? आप इस बात से एग्री करेंगे? एज अ जर्नलिस्ट मैं पूछ रहा हूं, टीडीपी का इनकी डिमांड्स हैं। स्पोक्सपर्सन बताएगा भाई। मैं थोड़ी टीडीपी हूं, मैं थोड़ी जेडीयू हूं। स्पोक्सपर्सन तो जेडीयू के नेता यहाँ है, टीडीपी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर है। टीडीपी के वरिष्ठ नेता डिप्लोमेटिक बात करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? इनकी डिमांड्स हैं, अक्रॉस द मीडिया बात हो रही है, इनके अपने एमएलए बात कर रहे हैं। ओके ओके ओके, राजीव रंजन, सरकार में सम्मिलित नहीं होंगे। राजीव रंजन, क्या आप सरकार में सम्मिलित नहीं होंगे? जो बयान दिया जा रहा है, इस पे कोई ऑफिशियल टेक है आपका? क्योंकि बोला जा रहा है, 5-6 बारी बोला है विवेक ने। मैंने देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कहां से ये बातें कही जा रही हैं जी। देखिए, जनता दल विवेक शांत। यूनाइटेड एनडीए का हिस्सा है प्रीपोल अलायंस का, और इस प्रीपोल अलायंस को 292 सीटें मिली हैं। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, ये 5 वर्षों तक जनता की सेवा का मैंडेट है और हम लोग इस मैंडेट के साथ हैं। पहली बात, अब ये जातीय जनगणना पर मैं समाजवादी पार्टी को भी सुन रहा था, और अमीश देवगन जी, मेरी आपत्ति आपसे भी है कि जातीय जनगणना करने वाले उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना की बात करने वाले जीत गए, हिंदुत्व की बात करने वाले हार गए। देखिए, मुद्दे कई होते हैं। जातीय जनगणना का अगर क्रेडिट किसी को जाएगा तो इस देश में केवल कहा नहीं नीतीश कुमार जी ने, उन्होंने इसे फैसले में बदला। और इस फैसले की सबसे बड़ी खूबी क्या है? ये विभाजित निर्णय नहीं है, ये बिहार विधानमंडल का सर्वसम्मत निर्णय है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है। नहीं जी, जातीय जनगणना के सवाल बिल्कुल पर आपने बिहार सही में बात सभी बोली राजीव पॉलिटिकल जी। पार्टी साथ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही नहीं, मैं बात वही बोली। कह रहा हूं मेरा कि पॉइंट दूसरी ये था, तरफ मेरा पॉइंट ये था कि बीजेपी का इस चुनाव में प्लान था हिंदुत्व, और उसके साथ विकास की भी बात थी। लेकिन यूपी की मैंने बात करी, यूपी के संदर्भ में समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस का प्लान था पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जिसमें जातिवादी राजनीति थी। इसे कोई माने या इसे कोई इंकार करे, और मैं स्पष्टवादी आदमी हूं, और क्योंकि मैं विश्लेषण करता हूं तो मेरा कर्तव्य है